शिक्षा वह परम पूंजी है जिससे हम अमीर भी बन जाते हैं और जिसकी चोरी का डर भी नहीं रहता। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरदाराम, स्कूल व्याख्याता। आज की अपनी इस क्लास में आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। देखो, हमारा एक टॉपिक है अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी, दोनों में एक कॉमन टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम करके जो हमारी बुक है, चैप्टर जो है, उस अभिव्यक्ति और माध्यम को हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी चैप्टर है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें टोटल 3 टॉपिक आते हैं। उसमें पहला टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, दूसरा है हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और उसके लेखन प्रक्रिया, और तीसरा है हमारा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। तो ये तीनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से। देखो, जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, तो इसमें हम बात करेंगे जो आधुनिक लेखन के जो आधुनिक माध्यम हैं, है ना, क्योंकि लेखन तो बहुत प्राचीन समय से कार्य होता रहा है अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीकों से, लेकिन जो लेखन के जो आधुनिक माध्यम है वो 4 माध्यम हैं। तो अगर हम देखें कि जो जनसंचार के माध्यम है, विभिन्न जनसंचार माध्यम, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम, याद रखना थोड़ा सा इस चीज को, जनसंचार के आधुनिक माध्यम, जनसंचार के आधुनिक माध्यम, ठीक है, माध्यम लिखा हुआ है। तो ये 4 हैं। एक है प्रिंट मीडिया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मुद्रित माध्यम, क्योंकि ये प्रिंट होता है, छपता है, जैसे समाचार पत्र, जैसे पत्रिकाएं, जैसे पुस्तकें ये। फिर है टीवी यानी टेलीविजन, जिस पर हम दृश्य और खबरें सुनते हैं, देखते हैं। रेडियो जो हमें सुनाई देता है, और इंटरनेट जिस पर हम जब भी चाहें दुनिया के किसी भी कोने से चीज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है जनसंचार के 4 माध्यम। पहला प्रश्न अगर बनता है जनसंचार के आधुनिक जनसंचार के 4 माध्यमों के नाम लिखिए, या कितने माध्यम हैं, तो लिखेंगे 4 माध्यम है। नाम है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। अब देखो अगला, उपर्युक्त सभी माध्यमों के लेखन के अलग अलग तरीके हैं। इन सभी में जो लेखन होता है वो अलग तरीके से होता है। जैसे कि प्रिंट मीडिया में अगर बात करें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो होती है, उसमें लेखन अलग प्रक्रिया के तहत होता है। रेडियो के लिए अलग लेखन होता है, टीवी के लिए अलग और इंटरनेट के लिए अलग। तो इनके लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं, और एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। ये जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट माध्यम है, जिसे हम प्रिंट मीडिया या फिर हम इसे जो है वो मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। तो ये जो मुद्रित माध्यम है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। तो जनसंचार के जो 4 माध्यम हैं अभी हमने देखे, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, इन चारों में सबसे पुराना माध्यम अगर पूछा जाता है, ध्यान रखना यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, अगर बनता है तो सबसे पुराना माध्यम कौन है? प्रिंट मीडिया। अब अगर सबसे पुराना है तो फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कहां पे शुरुआत हुई, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, भारत में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कैसे हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो भाई, सबसे पुराना है तो इसकी शुरुआत जो है वो चीन से हुई थी। चाइना में जो है वो सबसे पहले प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। लेकिन आधुनिक जो छापाखाना है, छापाखाना का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, जहां पे अखबार छापे जाते हैं, जहां पे पत्र पत्रिकाएं छापी जाती है, जहां पे पुस्तकें छापी जाती है, तो आधुनिक छापे खाने की शुरुआत जर्मनी के गुटेनबर्ग से मानी जाती है। तो इसका आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना मैंने प्रिंटिंग प्रेस, ईसाई मिशनरीज ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए और सबसे पहले गोवा में 1556 ईस्वी में की थी। तो भारत में अगर पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे स्थापित हुई थी, तो गोवा में स्थापित हुई थी। किसने स्थापित करी थी? तो जो ईसाई मिशनरीज थे, जो अपने धर्म के प्रचार के लिए किताबें प्रिंट करते थे, वो किताबें लोगों को बांटते थे, लोग उन किताबों को पढ़ते थे, अगर पढ़ना नहीं जानते थे तो सीखते थे और फिर उन किताबों को पढ़ते थे। तो इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी।
मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आती है। मतलब जिस पर भी वर्ण, अक्षर, शब्द, गद्यांश, वाक्य प्रिंट होते हैं वो सब कुछ प्रिंट माध्यम में आता है, वो सब कुछ मुद्रित माध्यम में आता है। नेक्स्ट देखो कि मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। अब ये जो प्रिंट मीडिया है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसकी कमियां क्या है, सारी चीजें देखेंगे और कंप्लीटली पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। तो ये जो मुद्रित माध्यम होते हैं भाई, ये जो प्रिंट मीडिया है इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है। विशेषताएं देखो इस प्रकार है। मुद्रित माध्यम की विशेषता, पहला तो यह है कि मुद्रित माध्यम को आराम से और धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। मान लीजिए आपके हाथ में अखबार है तो आप जितनी देर चाहे उस अखबार को पढ़ सकते हैं, आप जब चाहे तब उस अखबार को पढ़ सकते हैं। आप सोचिए क्या रेडियो में हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम टेलीविजन में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टीवी में जो खबरें चल रही है उसी समय आपको सुननी पड़ेगी और जरा सा भी अगर आप अपने काम में लग गए तो खबर आगे बढ़ जाएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। पढ़ते हुए सोचा जा सकता। अगर मान लीजिए आप अखबार में कुछ चीज पढ़ रहे हो और आपको अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आया या ऐसा कोई घटनाक्रम है जो आपके समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अखबार आपके हाथ में है, कहीं पर जाने वाला नहीं है। लेकिन रेडियो और टेलीविजन में ऐसा संभव नहीं है। समझ न आने पर इच्छा अनुसार कितनी भी बार उसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाकी में हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या है, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अखबार आपके पास है, आप चाहो तो उसे कितने ही साल सहेज करके रख सकते हो और उसको प्रूफ के तौर पर कभी भी किसी के सामने पेश कर सकते हो कि भाई अखबार में देखो उस तारीख को ये घटनाक्रम हुआ था तो उसका विवरण इस तरीके से छपा हुआ है या अखबार में ये खबर आई हुई है। और संदर्भ की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भी आपको बता दिया। मुद्रित माध्यमों में लिखित भाषा का विस्तार होता है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसमें लिखित भाषा की सारी विशेषताएं विद्यमान रहती है। तो जो लिखित भाषा होती है उसकी जो जो विशेषताएं होती है वो सब कुछ उसमें समाहित रहती हैं। मुद्रित माध्यम में गंभीर और गूढ़ बातें लिखी जा सकती है क्योंकि पाठक के पास उन्हें सोचने और समझने का समय और योग्यता होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई गूढ़ बात लिख दी उसमें और उस समय जब वो पहली बार पढ़ रहा है अगर समझ में नहीं आया तो वो उसे बाद में भी पढ़ सकता है, वो किसी को पूछ के भी उसका अर्थ समझ सकता है, वो कहीं से उसके बारे में जान सकता है, वो कभी भी जो है वो इन चीजों के बारे में जान सकता है। तो गूढ़ बातें, गहरी बातें, विशिष्ट बातें, जटिल बातें इसमें लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए अगला। अब हमने जब विशेषताएं पढ़ी तो भाई इसकी कुछ कमियां भी होती हैं क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां होती है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती है। तो मुद्रित माध्यमों की अगर हम कमजोरी देखें या इसकी सीमाएं क्या क्या है तो देखो, एक तो पहली सीमा तो सबसे बड़ी सीमा तो यह है, इसकी कमी यह है कि ये जो लोग निरक्षर होते हैं उनके काम का नहीं है, क्योंकि अनपढ़ आदमी उसको पढ़ नहीं सकता। निरक्षर व्यक्ति अखबार को कैसे पढ़ सकता है, किताब को कैसे पढ़ सकता है, पत्रिका को कैसे पढ़ सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि अनपढ़ आदमी के लिए, निरक्षर आदमी के लिए काम का नहीं है। फिर क्या है कि मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान, योग्यता, रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब सारे अखबार पढ़ने वाले लोग एक जैसे तो होते नहीं, एक जैसी योग्यता तो रखते नहीं। कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, कुछ की भाषा बहुत ही कमज़ोर होती है तो कुछ की भाषा बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन सबको बैलेंस करके समाचार पत्र में जो है वो समाचार लिखे जाते हैं कि उसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके और जो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी ठीक रहे। मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना को संचालित नहीं करता। देखो भाई ये इसकी तीसरी कमी है। क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी कोई भी घटनाक्रम हुआ तो अखबार का तो प्रिंट होने और प्रकाशित होने का एक निश्चित समय होता है। जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ वो अगले दिन समाचार पत्र में आएगा और अगले दिन जल्दी मॉर्निंग में अगर कोई घटना घटी तो वो उससे अगले दिन समाचार पत्र में आएगी। तब तक वो सूचना आज के टेक्नोलॉजी के युग में, आज इस संचार क्रांति के युग में बहुत पुरानी हो जाती है कि क्योंकि टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, रेडियो पर वो सूचनाएं आ चुकी होती हैं। तो अखबार के लिए ये एक रहता है कि भाई इसकी समय सीमा होती है, ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। फिर क्या है कि मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को
प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कोई घटना ऐसी है तो समय देखना पड़ता है कि भाई अखबार जब कल लोगों के सामने जाएगा तो वो किस हिसाब से हमें पेश करना है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक वर्ड आया यहाँ पे डेडलाइन, याद रखिएगा ये डेडलाइन अलग से भी जैसे पूछा जा सकता है कि डेडलाइन से क्या तात्पर्य है। तो अखबार या पत्रिका में समाचारों को प्रकाशन के लिए छापने की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं। अगला है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अखबार में असीमित जगह नहीं होती, उसमें फिक्स पेज होते हैं और उसमें जो पेज होते हैं उसे अपन बढ़ा नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, मतलब समाचार पेज खाली भी तो नहीं रहना चाहिए, तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अगला पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो मुद्रित माध्यम है यानी जो प्रिंट मीडिया है, इसमें लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। प्रिंट मीडिया के लिए लेखक को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो एक तो देखो कि भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा अगर ढंग की नहीं हुई, अगर भाषा अशुद्ध भाषा लिख दी, अगर वर्तनी संबंधी अगर गलतियां आपने कर दी और व्याकरण संबंधी अगर गलतियां कर दी, और लोगों के सामने जब वो अखबार जाएगा, जब वो बुक जाएगी, जब वो पत्रिका जाएगी, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर लोग उसे पढ़ते नहीं कि भाई इसमें तो गलतियां बहुत है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, और उसे सुधार भी तो नहीं सकते ना आप बाद में, क्योंकि जैसे अखबार में अगर कोई गलती रहेगी तो फिर उसके अगले अंक तक आपको वेट करना पड़ेगा, एक बार प्रिंट होने के बाद में उसे सुधारा नहीं जा सकता। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या होता है, प्रचलित भाषा का प्रयोग करें, यानी ऐसी भाषा, आम लोगों की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जिसे सब लोग समझ सकें, और लोगों के स्थान विशेष का भी ध्यान रखा जाता है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या होता है कि समय सीमा और आवंटित जगह, यानी जैसे मान लो किसी को कोई लेख लिखना है, किसी को कोई संपादकीय पृष्ठ पे जो छपने वाले जो फीचर होते हैं, आलेख होते हैं, उनकी एक निश्चित जगह होती है, तो उसका ध्यान रख करके आपको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है, और लेखन में तारतम्यता होनी जरूरी है, एक क्रम होना चाहिए। क्रम अगर टूट गया तो फिर लोग पाठक लोग पढ़ेंगे नहीं उसको, तो इसीलिए एक उसकी कंटिन्यूटी होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है टोटली प्रिंट मीडिया के माध्यम से। प्रिंट मीडिया के बारे में हमने टोटल पढ़ चुके हैं, मुद्रित माध्यम जिसे हम कहते हैं। तो अब देखो हमने मुद्रित माध्यम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कमियां क्या है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, दूसरा जो है जो माध्यम जो है आधुनिक संचार के, जन संचार के माध्यमों में दूसरा है, वो है रेडियो माध्यम। तो रेडियो माध्यम जो है ये एक श्रव्य माध्यम है। क्यों श्रव्य माध्यम, कि हम इसे केवल सुन सकते हैं। ये रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी वन लीनियर माध्यम है। एक रेखीय क्या है, केवल प्रसारण हो रहा है, आप केवल वहां से सुन सकते हैं, आप फीडबैक नहीं दे सकते, आप सामने वाले को रेस्पॉन्स नहीं दे सकते, केवल वन लीनियर है ना, वन वे जिसे हम कहते हैं। तो एक साइड में केवल प्रसारण होता है, इसे वन वे लीनियर वन वे कहते हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन हेतु कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या क्या है। देखो कि एक तो जो इसके समाचार, रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं, क्योंकि वाचक पढ़ेगा उस समाचार को, तो वो जो कॉपी लिखी जाती है वो साफ सुथरी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। टाइप का मतलब क्या होता है कि उसे कंप्यूटर में टाइप किया होना चाहिए। लिखा हुआ अगर मान लो किसी की लिखावट अगर वो जो रीडर होता है उसे समझ में नहीं आई तो फिर वो अटकेगा, तो इसलिए टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए। समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह आवश्यक है। दूसरा क्या है और मुख्य बात क्या है, प्रसारण हेतु तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। ट्रिपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि लाइनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, इसकी एक सीमा होती है, मतलब इसका आप जैसे 0.5 है या 1.0 है या 1.5 है या ऐसे इसमें स्पेस रखा जाता है, तो वो इसका फिक्स स्पेस क्या होता है, ट्रिपल स्पेस कहते हैं। फिर क्या होता है कि पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं हो और पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप ये पृष्ठ लिख रहे हो तो यहाँ पे इस लाइन के अंत में कोई ऐसा शब्द नहीं हो जो आधा तो यहाँ पे लिखा जाए
और आधा फिर आप यहां पे लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा शब्द एक ही जगह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ते समय किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब पेज पूरा हो जाता है, पृष्ठ पूरा हो जाता है, तो वहां पर आधी पंक्ति नहीं लिखें, बल्कि पूरी पंक्ति लिखी जानी चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है कि जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर और अंक आदि न हो। तो ऐसे ऐसे अब जैसे कठिन शब्द हैं तो पढ़ने में वाचक जो होगा, वाचिका जो होगी, उसको समस्या होगी। संक्षिप्ताक्षर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और अंक भी नहीं होना चाहिए। अखबारों की तरह जैसे प्रतिशत और डॉलर न लिख करके ऐसे प्रतिशत लिखें और फिर उसे डॉलर लिखें, ताकि वाचक वाचिका पढ़ते समय बिल्कुल उसे एक क्रमता के साथ पढ़ती ही चली जाए। अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का प्रयोग न करना चाहिए। लोकप्रिय संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है और दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना अच्छा रहता है। तो ये है रेडियो समाचार लेखन की मुख्य मुख्य बातें। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो कि हाँ, चलिए अब हम करेंगे टेलीविजन। टेलीविजन तीसरा हमारा जो माध्यम है लेखन का, वो है टेलीविजन। तो टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं और इसे हम सुन भी सकते हैं। तो ये कैसा हो गया माध्यम? दृश्य और श्रव्य माध्यम। फिर क्या है कि टीवी के लिए खबर लिखने की मूल शर्त है दृश्य के साथ लेखन। मतलब जब आप दृश्य दिखा रहे हो ना, उसी समय वो आवाज भी आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप खबर किसी और की चला रहे हो और वहां पे फुटेज अलग दिखा रहे हो, वीडियो अलग चल रहा है, या फिर पिक्चर अलग चल रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य शर्त है दृश्य के साथ लेखन। नेक्स्ट देखो, आगे अगले पेज पे चलते हैं। यहां पर है टेलीविजन। टेलीविजन के खबरों के विभिन्न चरण। अब ये टेलीविजन में जो खबरें प्रसारित होती है ना, इसके अलग अलग चरण होते हैं। टोटल इसके 7 चरण हैं। तो एक एक करके हम 7 चरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक एक चरण से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे लाइव किसे कहते हैं, फोन इन क्या होता है, एंकर बाइट किसे कहते हैं, ड्राई एंकर क्या होता है, एंकर पैकेज क्या है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देख लेते हैं। टेलीविजन में खबर लिखने के 7 चरण होते हैं। टोटल कितने चरण होते हैं अगर पूछा जाए? टेलीविजन में खबर लिखने के कितने चरण होते हैं? तो 7 चरण होते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अब फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या क्या होती है? तो कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देना। आपने देखा कई बार क्या होता है कि पूरी स्क्रीन पर, टीवी पे जैसे कोई समाचार चल रहा है तो बीच में अचानक से पूरी स्क्रीन पर आता है ब्रेकिंग न्यूज, राइट। और फिर बहुत ही कम शब्दों में एक सूचना दी जाती है, ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं भयंकर बाढ़ आ गई है ना, तो ब्रेकिंग न्यूज बंगाल में भीषण बाढ़ है। ब्रेकिंग न्यूज एक अभी जैसे मान लो कल परसों ये जो एमपी में एक जो पटाखा फैक्ट्री थी, अवैध पटाखा फैक्ट्री, उसमें भीषण धमाका हुआ, कितने ही लोग हताहत हुए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, इस प्रकार की जो है वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। फिर क्या होता है कि ये तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ये जो फ्लैश न्यूज होती है, जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, ये कम से कम शब्दों में सूचना देने के लिए होती है और तत्काल लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, तो ये हो गया पहला हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है? ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है कि जब तक दृश्य नहीं आ जाते, मतलब जहां घटनाक्रम हुआ वहां से पिक्चर नहीं आया, वहां से कोई वीडियो क्लिप नहीं आई, तो तब तक क्या होता है कि एंकर खबर के बारे में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। अभी देखो, अभी तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के युग में तो जो भी घटना हुई तुरंत पहुंच जाती है चीजें। पहले ऐसा होता था कि पिक्चर्स बाद में आती थी, फोटो वीडियो बाद में आते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। समाज फोन से बात कर लेते कि भाई ऐसा घटनाक्रम हुआ या ये हुआ, तो उस समय ये थोड़ा सा चलता था ड्राई एंकर की। लेकिन आजकल तो जितनी तुरंत सूचना आती है, समाचार आता है, उतने तुरंत फोटो भी आ जाते हैं, पिक्चर्स भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट होता है तीसरा जो है वो है अपना अगला पॉइंट जो है वो फोन इन। फोन इन क्या होता है कि जो एंकर होता है ना, एंकर मतलब जो उद्घोषक है, जो समाचार वाचक
वाचक होता है। रिपोर्टर मतलब जो घटना स्थल पर व्यक्ति, उनका जो संवाददाता मौजूद है वो रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर से बात यानी फोन पर बात करता है। आपने देखा होगा कई बार टेलीविजन में, टीवी में जो समाचार चलते हैं ना, तो वहां से फोन लगाया जाता है और उनसे कहते हैं हाँ भाई आप बताइए, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं तो आप बताइए अभी वहां पे क्या चल रहा है, कितने लोग आए हुए हैं, मीटिंग के बारे में जैसे हो गया, कोई वहां पे कोई अगर कोई कार्यक्रम प्रसारित करना है, तो जैसे प्रधानमंत्री जो मान लो कहीं आ रहे हैं तो कि भाई आप बताइए, जैसे राम मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम जी की, तो वहां पे इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है तो जो संवाददाता उपलब्ध होता है उससे डायरेक्ट बात करके वहां की खबरों के बारे में जाना जाता है। तो उनको फोन करके जो है वो खबर विस्तार से दी जाती है, वो कहलाता है फोन इन। 3 पॉइंट हो गए। आगे देखो चौथा क्या है। चौथा पॉइंट होता है इसमें कि एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में क्या होता है कि घटना के दृश्य या विजुअल मतलब पिक्चर्स दिखाना, वीडियो दिखाना, प्राप्त होने पर उनके आधार पर लिखी गई खबर पढ़ना, और इसमें कुछ दृश्य भी दिखाई जाते हैं, तो वो घटना फिर दृश्य के साथ दिखा दी जाती है, पूरा विस्तार से उसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट होता है एंकर बाइट। ये है अपना चौथा और ये है पांचवा। एंकर बाइट क्या है? बाइट का मतलब होता है कथन। अब किसी खबर को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों या फिर संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाना। अब जैसे कहीं पर कोई घटनाक्रम हुआ तो वहां पे जब संवाददाता पहुंचता है, वहां का दृश्य देखता है, फिर वहां पे जो लोग उपस्थित होते हैं उसमें से जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उस समय मौजूद थे जब घटना हुई, उन लोगों से फोन पे बात करते हैं कि हाँ आप बताइए आपने क्या देखा, या फिर जो जिनके साथ घटना हुई है उनसे कहते चलो बताइए ये घटना कब हुई, आप कहाँ क्या कर रहे थे, कैसे आपके साथ ये हुआ। तो उनसे जो बात करके जो खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है कि हाँ खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद प्रत्यक्षदर्शी वहां पे मौजूद था, या जिसके साथ घटना हुई, मान लीजिए लूट हो गई किसी के साथ, तो कि बताइए आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे थे। तो वो फिर वो व्यक्ति कहेगा, महिला या जो भी है, कि भाई मैं यहाँ से सड़क जा रही थी और अचानक से पीछे से जैसे मेरे को खींचा हुआ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है मेरे गले में चैन खींच रहा था, मैं चिल्लाई, तब तक 2-4 लोग आए और तब तक तो वो चोर भाग गए। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, इसे हम कहते हैं एंकर बाइट। अब देखो नेक्स्ट होता है लाइव। अब लाइव तो तुम सब समझते हैं आप लोग कि घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना जो है वो लाइव कहलाता है। नेक्स्ट होता है एंकर पैकेज। अब इसमें क्या होता है, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। या एक होता है नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें। तो ऐसी ध्वनियां जो दृश्य शूट करते समय अपने आप ही उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, आसपास का जो एक प्रकार से जिसे हम जो कह सकते हैं कि जो बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीजें होती है, जो भी प्राकृतिक आवाज होती है उसे हम नेट साउंड कहते हैं। तो ये देखो कितना हो गया, 5, उसके बाद ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये हमारे 7 चरण हो गए। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली। तो देखिए कि भाषा ऐसी हो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए, स्तरीय हो और गरिमापूर्ण भाषा हो। वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। निम्नलिखित, उपर्युक्त, अधोहस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये शब्द है ना, ये उसमें जो रेडियो के लिए और टेलीविजन के लिए जो कॉपी तैयार की जाती है उसमें इन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उसके बाद सरल भाषा के प्रयोग के लिए अनावश्यक विशेषणों, सामासिक शब्दों आदि से बचना चाहिए। मतलब जो विशेषण है ना, जो जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे अनावश्यक चीजें लगा करके भाषा को ज्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। सामासिक पदों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और मुहावरों का प्रयोग, मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हो सकता है, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। वैसे हमने अलग से भी जैसे टेलीविजन, इसके रेडियो के लिए जो समाचार कॉपी तैयार की जाती है उसकी अलग विशेषताएं हमने पढ़ी है। लगभग यही विशेषताएं जो है वो उसके लिए होती है टेलीविजन के लिए। अब हमारा चौथा और अंतिम जो माध्यम है वो है इंटरनेट, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इंटरनेट जो है वो आधुनिक जनसंचार के माध्यमों में सबसे लोकप्रिय माध्यम है और सबसे सस्ता भी है। इंटरनेट जो है इसमें अब देखो, अब चूंकि अभी वर्तमान संदर्भ में जैसे लेटेस्ट सारी चीजें ऑनलाइन जा रही है, आप समाचार पत्र ऑनलाइन जा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन है। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता,
एक ही प्रकार की पत्रकारिता के कई नाम हैं। तो पूछा जा सकता है इंटरनेट पत्रकारिता या ई पत्रकारिता किसे कहते हैं। इंटरनेट ना आकर के ऐसा आ जाए ई पत्रकारिता किसे कहते हैं, ऐसा भी आ जाए ई पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है। और इसे ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं और ये सभी एक ही वस्तु के नाम है, एक ही चीज के नाम है, ऑनलाइन पत्रकारिता मतलब इंटरनेट पर समाचार पढ़ना, ठीक है। इंटरनेट एक औजार अर्थात टूल है जिसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट एक माध्यम है, एक टूल है जिसके बारे में हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम मनोरंजन कर सकते हैं, जिससे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति तक सूचना भेज सकते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है कि जो इंटरनेट है इसमें इंटरनेट पत्रकारिता, अब एक ये पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो देखो इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों का प्रकाशन या प्रसारण ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आपने कोई भी सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है, जिसे जो व्यक्ति से रिलेटेड है वो लोग पढ़ लेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, अब हम जानेंगे इसका इतिहास कितना पुराना है। तो आज वैश्विक स्तर पर अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, मतलब इसे थर्ड जनरेशन हम कह सकते हैं। जैसे मोबाइल में भी फिफ्थ जनरेशन है ना, जिसे 5G अपन कहते हैं, 4G था, फिर 5G आया, अब नेक्स्ट 6G 7G आएगा। तो इंटरनेट जो ई पत्रकारिता है, इंटरनेट पत्रकारिता, इसका तीसरा दौर जो है वो चल रहा है। इसे हम 3G कह सकते हैं, थर्ड जनरेशन कह सकते हैं। तो पहला दौर कब चला था? तो 1982 से 1992। अब सोचो कितना पुराना, 1982 से 1992, 10 वर्षों का जो समय था वो फर्स्ट दौर था, क्योंकि उस समय शुरुआत हुई थी, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी, हल्की फुल्की शुरुआत हुई थी। दूसरा दौर शुरू होता है 1993 से 2001 और तीसरा जो दौर है जो अभी चल रहा है, ये थर्ड जनरेशन जो चल रही है, ये है 2002 से लेकर के अब तक का जो है वो तीसरा चरण चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट देखिए कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से हुई। मतलब ये जो थर्ड जो चरण शुरू हुआ है 2001 से, उससे पहले का जो चरण था है ना, 1993 से जो शुरू हुआ है उससे 2002 के बीच में इसकी वास्तविक शुरुआत जो है वो होती है। इस दौर में नई वेब भाषा HTML है ना, HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आई थी, HTML आई, फिर ईमेल आया और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक वेब ब्राउजर होता है जैसे क्रोम होता है ना आजकल, जो पहले मौजिला भी था और अब तो एज भी आ गया, EDGE एज, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे। तो पहले ये आया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नेटस्केप नाम के ब्राउजर आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC आदि ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। तो ये जो वर्ल्ड लेवल की जो समाचार चैनल थे, इन्होंने इंटरनेट पर जो है वो समाचार देना शुरू कर दिया। अब देखो नेक्स्ट है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में हम जानेंगे। भारत में कब शुरुआत हुई, ये इसके बारे में क्या है। तो भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ, ठीक है, और जबकि पहला दौर 1993 से शुरू हुआ माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 1982 में शुरू हुआ था पहला दौर, जबकि भारत में 1993 से। जब विश्व स्तर पर दूसरा दौर था वो भारत में पहला दौर था। अभी जो विश्व स्तर पर तीसरा दौर है वो भारत में दूसरा दौर है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर भारत के समाचार पत्रों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, NDTV है, IBN है, जी न्यूज है, आदि बेहतर साइट्स हैं। तो आप अगर इन अखबार को आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सर्च कीजिए हिंदुस्तान टाइम्स, आप सर्च कीजिए कोई भी समाचार पत्र, आपको वहां पे मिल जाएंगे। रीडिफ जो है, रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, ऑनलाइन साइट। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, ओके, भारत में। अब देखो
नेक्स्ट और अंतिम हमारा ये टॉपिक रहेगा हिंदी नेट संसार। इससे भी कई बार प्रश्न जो है वो बनता है। तो पहला तो कि हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया नाम से शुरू हुई थी। उसके बाद यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभास साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। हिंदी वेब जगत में कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है, जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति, सराय आदि। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या, अब हिंदी में ये इंटरनेट पत्रकारिता इतनी पीछे क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है हिंदी के फॉन्ट का न होना। जैसे इंग्लिश में जो कीबोर्ड होता है उसमें प्रत्येक की फिक्स रहती है, एल कहाँ है वो कहाँ है, लेकिन हिंदी में ऐसी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमें लर्न करना पड़ता है ना, और लर्न करके याद करके कि अच्छा यहाँ पे ये रहेगा, अ रहेगा, ब कहाँ रहेगा, स कहाँ रहेगा, ऐसे। तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन भी सकता है। तो हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी के फॉन्ट का न होना। अभी भी हिंदी का एक कीबोर्ड उपलब्ध नहीं है मार्केट में। आपने आज तक भी हिंदी का कीबोर्ड नहीं देखा होगा। अब वेब दुनिया और माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, जो कि अब हेल्प करेंगे आने वाले समय में। तो देखो, ये हमने अभी तक पढ़ा टोटली। अभी हमारा एक टॉपिक कवर हुआ। हमने देखो 3 चीजें देखी थी जब क्लास को स्टार्ट किया था उस समय। तो 2 चीजें अभी बाकी है, जो कि नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे। और ये 2 क्लास में आपका ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला टॉपिक है ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस मित्रों के साथ अपनी इस क्लास को शेयर भी करिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।